तो प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, बीजाणुउद्भिद की युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है। ठीक है, एक बात और, कुछ चीजें हैं जो अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बीजाणुउद्भिद को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। अभी से एक आध चीजें तो तुम्हें दिमाग में आ जानी चाहिए, नहीं तो क्या होता है एमएससी वगैरह करते हैं ना बच्चे, तो वहां पे जब प्रोफेसर बोलते हैं स्पोरोफाइट, फिर ऐसे दिमाग में सोचते रहते हैं स्पोरोफाइट क्या होगा, उन्होंने क्या पढ़ा दिया वो नहीं रहता ध्यान, वो स्पोरोफाइट क्या होती है वो दिमाग लगा रहता है। तो इसलिए एक आध चीजें पता होनी चाहिए, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, परिपक्व। परिपक्व बीजाणुउद्भिद क्या होता है, स्वतंत्र। परिपक्व बीजाणुउद्भिद स्वतंत्र होता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बना लेता है। नहीं पता है तो यहाँ लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषी। ये सेकंड ईयर। ठीक है, आगे बता दूं। उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे वो क्या है, स्तंभ किस तरीके का होता है। तो ज्यादातर कैसा होगा, द्विभाजी। यहाँ लिखो अगला पॉइंट, स्तंभ। देखो भैया मैं 1 2 3 करके पॉइंट तो डालूंगी नहीं, क्योंकि फिर इसमें 50-60 पॉइंट हो जाएंगे, और गलती से एक ने भी कम लिखे होंगे ना, उसी को टेंशन हो जाएगी, मेरे 49 और तेरे 50 कैसे हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए सीधी सी बात है, ये पॉइंट लगाते चलो, है ना। तो स्तंभ जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है 2 पॉइंट की जगह बच्चे एक ही में मर्ज करके लिख देते हैं, फिर टेंशन होती रहती है हमारा एक कौन सा कम रह गया। तो स्तंभ जो है वो कैसा होता है, ज्यादातर अपहासित, और कैसा होगा, द्विभाजी, मतलब 2 भागों में बटा हुआ होता है। और कैसा होगा, बीजीय पौधों के तरीके से कक्षीय शाखाएं इसमें नहीं होती हैं, ज्यादातर अपहासित होगा, द्विभाजी होगा, और शाखन कैसा होगा, एक लाक्षी। बताती हूँ अभी, पहले इसको बनाओ। डिजाइन हो गया। तो जैसे आपको एक पौधा है, ठीक है ना, ये यहाँ से जड़ थी राइजोइड्स टाइप की, और फिर उसके बाद यहाँ से शाखन हुआ, तो ये निकला, और फिर यहाँ से इस तरीके से शाखन हो गया इसमें सीधे सीधे, मतलब अब यहाँ से ये और जाके नहीं बटेगा इस तरीके से। समझ आई बात। मुख्य रूप से बस ज्यादा से ज्यादा 2 में, शुरुआत होते ही 2 में बटी, द्विभाजी। एक लाक्षी मुख्य एक रहेगा, और फिर एक एक बार और बढ़ जाएगा, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बटना है, फिर यहीं से सीधे पत्तियां आ जाएंगी इसकी। काय का पौधा है, स्लेजिनेला। ठीक है, स्लेजिनेला। ठीक है, तो इसको मिटा देती हूँ मैं। तो स्तंभ हो गया। ठीक है, स्तंभ के बाद तो ये हो गया स्तंभ शाखित। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें इसमें जड़। जड़ कैसी होगी, या तो नहीं होगी, या तो मूलाभास होगी, या फिर अपस्थानिक होगी। कोई मुख्य जड़ नहीं है, सब अपने अपने ढपली, अपना अपना राग है उनका हिसाब। अच्छा, एक शब्द सुना है कभी, एधा। एधा, कैम्बियम। क्या करती है कैम्बियम, कल ही सुना है। अच्छा, तो कल की बात ध्यान रखते हो, ये तो बड़ी खुशी हुई जान के।
तो सुन लो, कैम्बियम या एधा क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि करती है। पौधे में एक रिंग 1 साल में बनती है ना, उससे पौधे की उम्र का पता लगा सकते हैं, है ना। इंसान में भी होती तो लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती, है ना। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। स्तंभ हो गया, जड़ हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसमें संवहन तंत्र, ठीक है। अगला पॉइंट, चलो इसको मिटा देती हूँ, आगे लिखते हैं। संवहन तंत्र कैसा होता है? तो एधा इनके अंदर नहीं होती है, एधा नहीं होगी तो द्वितीय वृद्धि नहीं होगी भाई, तना ही छोटा सा है, उसमें द्वितीय वृद्धि के लिए कहाँ जगह बचेगी, है ना। ये द्वितीय वृद्धि होती तो फिर क्या होता, एक्टिविटी होती ज्यादा, तो ज्यादा जाइलम बनता, ज्यादा जाइलम बनता तो ज्यादा कठोरता आती, है ना। फिर तो स्लेजिनेला के पेड़ काट के तख्ते बनाते हैं आप लोग आराम से, है ना, लेकिन वो तो पौधा ही इतना सा होता है, छोटा सा। तो संवहन तंत्र कैसा होता है, विकसित होता है, लेकिन कैसा विकसित होगा ज्यादातर, हाँ, प्रारंभिक होता है। प्रारंभिक का मतलब जिसमें जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, बस। और जाइलम और फ्लोएम का निर्माण किससे होता है, शीर्ष विविधोतक से, ठीक है ना। और शीर्ष विविधोतक से जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक संवहन पुल, है ना। और प्राथमिक संवहन पुल का एक दूसरा नाम और होता है रंभ, कल ही बताया था। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के तुमने पढ़े होंगे, पहले एक छोटी सी नोट अलग से पॉइंट समझ लो। पादप ऊतक पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। पादप ऊतक दो तरीके के होते हैं, विविधोतक और स्थायी ऊतक। विविधोतक 3 प्रकार के होते हैं, है ना। शीर्ष विविधोतक, पार्श्व विविधोतक और अंतर्वेशी विविधोतक, पढ़ा होगा ना। ये जब छोटे बच्चे रहे होगे तब पढ़ा होगा। ये शीर्ष होता है, ये अंतर्वेशी होता है, और पार्श्व क्या करता है, मोटाई में वृद्धि कर देता है। स्थायी 2 प्रकार का हो जाता है, सरल और जटिल। सरल फिर 3 प्रकार के हो जाते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के। मृदुतक, मृदुतक सब हरे हरे पत्ती वगैरह में जो भी है, जब भी पौधा नया नया उगता है तो उसका तना कैसा होता है, हरा, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। फिर धीरे धीरे जब पत्तियां आ जाती हैं तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करने लग जाती हैं, तना मोटा भूरा भारी हो जाता है, अपना काम छोड़ देता है, फिर वो दूसरा काम करने लग जाता है। तो मृदुतक, ठीक है, वो पैरेन्काइमा बोलते हैं। उसके बाद स्थूल कोणोतक, स्थूल कोणोतक को क्या कहते हैं, कोशिकाओं के बीच में क्या होगा, कोने पर इकट्ठा होगा क्या, सेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है। तो कोनों पर होगा तो कोणों तक। स्थूल मतलब स्थूलता, मतलब डिपोजिशन, है ना, इकट्ठा हो जाना, निक्षेपण। तो इसकी वजह से क्या होता है, पौधे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यानी कि जब पौधा नया होता है तो कमजोर होता है, हवा चलती है तो वो झुक जाता है, टूटता नहीं है ना। जब इंसान भी छोटा होता है तो वो झुक जाता है ना, झुकना आता है उसको। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर नहीं झुकता। मृदुतक, स्थूल कोणोतक। उसके बाद आता है दृढ़ोतक। दृढ़ोतक में क्या होता है, पौधे की हर कोशिका की पूरी कोशिका भित्ति में, कोनों पर नहीं, पूरी कोशिका भित्ति में लिग्निन इकट्ठा हो जाता है, और लिग्निन की वजह से वो ठोस हो जाता है। अब पौधा बड़ा हो गया, पुराना हो गया, अब कट जाएगा पर झुकेगा नहीं, ठीक है ना। चाहे उसे हवा ज्यादा चली तो टूट जाएगा, खत्म होना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं है। तो दृढ़ ऊतक। ये सरल ऊतक क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि सारे ही ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, मृदुतक की बाद में स्थूल कोणोतक में बदल जाता है, स्थूल कोणोतक की बाद में दृढ़ ऊतक में। जैसे जैसे डिपोजिशन होता है वैसे वैसे बदलाव आते चले जाते हैं। जटिल, ये 2 प्रकार का होता है, मेन तो इसी को समझाना था मुझे। पहला कौन सा हो गया, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल का प्रवाह, जाइलम जल का प्रवाह करेगा। और उसके बाद फ्लोएम,
फ्लोएम फूड का, फूड मतलब भोजन, फल नहीं, फूड मतलब भोजन। और भोजन में क्या क्या आ जाएगा? पौधे का भोजन कौन सा होता है? पालक पनीर, मटर पनीर है, क्या होता है बताओ जल्दी। स्टार्च। स्टार्च कैसे बनेगा? 3000 ग्लूकोज, लगभग 3000 ग्लूकोज इकट्ठे होते हैं तब जाकर के एक स्टार्च बनता है। अब ग्लूकोज कहाँ से आया? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, है ना। हाँ, तो जाइलम जल का संवहन करेगा तो जाइलम के 4 हिस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जाइलम। क्या क्या होगा उसमें? जाइलम मृदुतक, है ना, जाइलम पैरेन्काइमा, उसके बाद जाइलम रेशे, उसके बाद वाहिकाएं, वाहिकाओं को क्या कहते हैं? वेसल्स, जो टेरिडोफाइट्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेसल्स क्या होती है? लंबी नलिकाएं होती हैं, पतली लंबी, ठीक है, जो क्या करती हैं? बहुत दूर तक, ऊंचाई तक पानी ले जाती हैं, ठीक है। नली पाइप जितना पतला होगा उसमें पानी का प्रेशर उतना ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? पाइप जितना पतला होगा उसमें तरल पदार्थ का प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, इसीलिए ये पतली होती है। दूसरी कौन सी हो जाती है? वाहिनिकाएं। दूर तक पानी फेंकना है तो प्रेशर भी ज्यादा बनाना पड़ता है, तो वाहिनिकाएं वहां, वाहिकाएं वहां होंगी जहां लंबी दूरी तय करनी है। यहाँ तो तना ही छोटा सा है, तो वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिकाएं नहीं होती है जनरली। एक ही अपवाद है, इक्विसिटा, ठीक है, लिखवाऊंगी आगे। वाहिनिकाओं को क्या कहते हैं? रैकेट्स। ये होती हैं, ये मोटी होती है थोड़ी सी। देखो एक बात ध्यान रख लेना, हार्ट अटैक भी इसीलिए आता है क्योंकि हमारी जो धमनी है उसका प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का। क्यों? क्योंकि वो जो होल है उसका वो छोटा हो जाता है। किसकी वजह से? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है ना। तो ये तो जूलॉजी की चीज है, बस ऐसे बता दिया, ध्यान रख लेना। आगे फ्लोएम। फ्लोएम के 4 पार्ट्स हो जाते हैं, कौन कौन से? फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम रेशे, इसके अलावा सीव, हाँ सहकोशिकाएं पहले याद रहती हैं तुम्हें, जबकि चालनी नलिकाएं पहले याद होनी चाहिए। सीव ट्यूब, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? चालनी नलिकाएं। और नलिकाएं फिर बाद में अगर नलिकाएं नहीं होती है, जैसे मान लो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक नली जैसी संरचना नहीं बना रही है, तो चालनी कोशिकाएं या चालनी पट्टिकाओं के रूप में भी होती है। समझ आ रही है बात? लेकिन टेरिडोफाइट्स में ये भी नहीं होती है। उसके बाद कौन सी होंगी? सहायक कोशिका। भाई अच्छा खासा सिस्टम। आप मुझे एक बात बताओ, जिसके पास 6 मंजिल की बिल्डिंग है वही तो लिफ्ट लगवाएगा अपने घर में। जिसके पास घर ही 3 मंजिल का है वो क्या करेगा लिफ्ट लगवा के? सेम कंडीशन यहाँ है जो है। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है, ध्यान दे लो बस। अब देखो भाई, तो अब इसका ये है ही नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा, पौधे ही छोटे छोटे होते हैं तो ज्यादा दूरी तक फेंकना ही नहीं है। पत्तियां भी ज्यादा दूर नहीं है कि उनसे ला करके प्रकाश संश्लेषण लाने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। तो इनमें मृदुतक होता है, इनमें भी मृदुतक। रेशे, रेशे क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा देते हैं, ठीक है, खड़े तो रहे कम से कम, ठीक, चाहे ज्यादा ना खड़ा रहे पर जितना भी है दिखे तो सही कम से कम। दूसरी चीज, वाहिकाएं नहीं होती हैं जनरली, और सीव ट्यूब्स भी नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा दूरी इनको तय करवानी ही नहीं होती है, ना तो प्रकाश संश्लेषण के प्रोडक्ट की और ना ही जल, ठीक है। अब इसमें लिख लो आगे, द्वितीयक वृद्धि भी इसमें क्या होगी? नहीं पाई जाएगी इसमें। हाँ ऐसे लिखो, संवहन तंत्र विकसित होता है, प्रारंभिक जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं, कैम्बियम। अच्छा 1 मिनट पहले इसको लिखो आप लोग। चालनी
नलिकाएं या कोशिकाएं, है ना, मुख्यतः अनुपस्थित, है ना, सामान्यतः अनुपस्थित, अपवाद उधर ही लिख देती हूँ, चलो जगह तो है ही है, अपवाद। टेरेस भी होता है इसमें एक अपवाद, इक्विसीटम और टेरेस। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसमें, है ना, कि कैम्बियम नहीं होगा। इसमें लिखो यहाँ पे एधा, एधा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैम्बियम अनुपस्थित। तो द्वितीयक वृद्धि भी अनुपस्थित हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखिए इसमें जनन। देखो, जनन के लिए इसमें मुख्य रूप से बीजाणु धानियां होती हैं, लेकिन उनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, बीजाणु धानियां जो लगेंगी वो कहाँ लगेंगी? पत्तियों के पास, है ना। तो जो पत्तियां बीजाणु धानियों को धारण करेंगी, उन्हें छोटी पत्तियां धारण करेंगी तो लघु बीजाणु धानी पर्ण हो जाएगी, और बड़ी धारण करिए तो गुरु बीजाणु पर्ण बोल देते हैं, है ना। वो पत्तियां धीरे धीरे कुछ पौधों में कैसी हो जाती हैं? काष्ठीय हो जाती हैं। जब पत्तियां लकड़ी जैसी हो जाएंगी तो नीचे बड़ी पत्तियां हैं और ऊपर की तरफ छोटी पत्तियां हैं, तो वो कैसी बन जाएंगी? लगभग कोन जैसी, शंकु जैसी बन जाएंगी। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, अगर कभी कभी बीजाणु धानियां ग्रुप में होती है, क्लस्टर में होती है, गुच्छे के रूप में बहुत सारी बीजाणु धानियां एक साथ होती हैं, तो जब बीजाणु धानियां एक साथ होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोरस। क्या बोलते हैं? सोरस। सोरस का मतलब क्या है? यहाँ पे लिख लो, बीजाणु धानियों द्वारा, बीजाणु धानियों द्वारा। इस बीजाणु धानियों के अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? बीजाणु धानियों का समूह सोरस बोला जाता है। और समूह में बहुत सारे बीजाणु धानियां, बहुत सारे सोरस इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सोराई। सोराई की स्पेलिंग यही होती है, SORI। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोराई। सोराई क्या है? सोरस का बहुवचन है। ठीक है, इसके अलावा उसको बोलते हैं बीजाणु फलिका। बीजाणु फलिका, या अंग्रेजी में उसे बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प कहाँ होती है? जलीय पौधों की, जलीय टेरिडोफाइटा में। जलीय टेरिडोफाइट्स की बीजाणु धानी का नाम है। बीजाणु धानी को स्पोरोकार्प कहते हैं। अब देखो भाई, कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद रखना, हर बार ये बीजाणु फलिका याद नहीं रहता है। ठीक है, क्या रहेगा? स्पोरोकार्प, क्योंकि आपकी फर्दर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे तो स्पोरोकार्प ही मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि सीधे ऐसे लिखा आ जाएगा, स्पोरोकार्प किसमें पाई जाती है? लिख दिया तो लिख दिया, आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो। ठीक है, वो हर बार शुद्ध हिंदी लिख के दें, कोई जरूरी नहीं है, वहां कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए भी कई बार अंग्रेजी समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो स्पोरोकार्प क्या होती है तो लिखा होगे ना, क्या लिख के आओगे? जलीय टेरिडोफाइट पौधों की बीजाणु धानी को स्पोरोकार्प कहते हैं। उदाहरण लिख लो, मार्सिलिया।
मार्सिलिया। ठीक है, कैसा दिखता है मार्सिलिया, देखा है? होता तो छोटा सा ही है, देखो ऐसा होता है। ये तो इसकी ऐसे ही हो गई संरचना, मुख्य रूप से ये ऐसे होता है। ये इस तरीके का पौधा होता है, समझ आ गई बात? छोटा सा होता है, ठीक है। और कहाँ मिलेगा? पानी के किनारे पर, ठीक है, पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा, मतलब ऊपर सतह पर दिखाई दे जाएगा, तैरता नहीं है, रहता अपने हिसाब से जड़ पकड़ के है, जमीन को पकड़ के, है ना, मूलाभास होते हैं, लेकिन छोटा सा होता है, हरा, और पानी जहाँ होगा वहीं होगा, इसलिए इसको जलीय टेरिडोफाइट या जलीय मार्सिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। आज ज्यादा अच्छा समझ में आया है बाकी के दिनों की बजाय, ऐसा लग रहा है? लग तो रहा है, मुझे खुद को संतुष्टि हुई है। चलो ठीक है, बाकी की कहानी कल पढ़ेंगे।